अब मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा, इस वक्त आपके ख्याल में हुकूमत के सबसे बड़े 3 चैलेंजेस क्या हैं? सर, इसमें जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उसमें एक तो मैं कहूँगा कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है हमारे खत्ते के अंदर, अफगानिस्तान के जो हालात बन रहे हैं उससे बराह रास्त पाकिस्तान असरअंदाज होता है। और आपने उसका देखना भी शुरू किया है असर, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हुई नहीं हैं और एक प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड होना शुरू हुआ है। और तो वह एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वज़ीर आज़म इसको बहुत अरसे से उठाते रहे हैं। ये काबुल की रजीम कोलैप्स से पहले से उनकी कोशिश रही है और अभी भी उनकी पूरी कोशिश यही है। अभी चाइना के दौरे के अंदर भी, चाइना से भी उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ मुलाकात थी, उनके साथ भी ये एक प्रायोरिटी एरिया। तो एक तो ये रीजनल जो सिचुएशन है, दूसरी तरफ हमारे एक भारत बैठा हुआ है जहां पर भारत की तारीख की इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंद हुकूमत भारत की तारीख में नहीं गुजरी। और सबसे बड़ा तो उसका जो खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो भारत के अपने शहरियों को है, लेकिन ज़ाहिर है हम भी उससे असरअंदाज होते हैं उन पॉलिसी से। दूसरा, मईशत के अंदर एक आलमी अफरात ज़र फैला हुआ है, वो तारीखी नौयत का है, तमाम दुनिया उससे इफेक्ट हो रही है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, भारत हो, कोई भी मुल्क दुनिया का हो, उससे बुरी तरीके से असरअंदाज हुआ है। कोविड का पहले चैलेंज आया, कोविड की वजह से सनतें बंद हुई, मईशतें सुखड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया से बेहतर उसके अंदर से निकला, लेकिन उसका असर फिर भी पड़ा। और अब जो उसके फॉलोअप इफेक्ट है वो ये कमोडिटी प्राइस स्पाइरल का है। ये दूसरा बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इसका असर अवाम के ऊपर कम से कम रखा जाए और क्या इकदाम किए जाएं जिसमें कोई अवाम को रिलीफ दिया जा सके। ये दूसरा चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज वही है जो पहले दिन था, जिसका अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के अंदर एक एहतसाबी अमल देखना चाहते हैं, कि इंसाफ देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ताकतवर तरीन इंसान जो है वो भी कानून के सामने बराबर है। आज तक नहीं है। 3.5 साल की वज़ीर आज़म की मेहनत के बावजूद आज तक हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच चुके। तो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या प्रायोरिटीज़ 3 है, तो ये 3 इस वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस और प्रायोरिटीज़ है। अच्छा मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट्स भी दिए और जिन वजारतों की अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी तारीफ भी की। आपकी वजारत को कौन सा सर्टिफिकेट और प्राइज़ और कौन सा नंबर मिला, अगर आप वो बताएं, और उसका क्राइटेरिया क्या था, क्या आपकी वजारत ने किया जिस वजह से आप उस स्टैंडिंग लिस्ट में आए? अच्छा, पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि ज़्यादातर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने 80% से ज़्यादा अपने हदफ हासिल किए हुए थे और जो फ़र्क है वो बहुत थोड़े थोड़े से फ़र्क थे। तो उमूमी तौर पे ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है और ये बड़ी वाज़े बेहतरी है बनिस्बत 1 साल पहले जब ये निज़ाम शुरू किया गया था। उस वक़्त औसतन 49% सिर्फ ऑब्जेक्टिव अचीव हुए थे और अब औसतन तकरीबन 79% अचीव हुए हैं और ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ ने 80% से भी ज़्यादा अचीव किए हैं। तो मजमूई तौर पे बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। जहाँ तक हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, प्लानिंग मिनिस्ट्री दूसरे नंबर पे थी उस रैंकिंग के अंदर। बड़ी बड़ी जो चीज़ें की गई हैं प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर, जो मेन हमारा काम होता है, सबसे अहम काम जो है वो पीएसडीपी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 700 अरब रुपए, पिछले साल 670 अरब रुपए का पीएसडीपी था। सारे मुल्क के अंदर हज़ारों से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो वो काम चलाना, कोऑर्डिनेशन करना, मॉनिटरिंग करना और ये कोशिश करना कि वो तमाम पैसा इस्तेमाल हो सके ताकि तरक्की का अमल तेज़ रहे। तो वो 10 साल के बाद पहली दफ़ा हुआ था कि पूरा पीएसडीपी का बजट जो है वो इस्तेमाल हुआ। तो एक तो वो मेन मिनिस्ट्री की एक ही बड़ी चीज़ थी। फिर क्योंकि टैक्स की कमी है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो इनोवेशन की, जिद्दत की ज़रूरत थी। तो उसके लिए आज से 2005 में एक कंपनी बनाई गई थी जिसका काम यह था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए प्रोजेक्ट किए जाए, यानी निजी सरमायाकारी को इस्तेमाल किया जाए पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। 15 साल हुकूमतें, 3 हुकूमतें बदली, उसके अंदर कोई पेशरफ नहीं हो सकी और ना होने के बराबर प्रोजेक्ट हुआ। वो अप्रैल 2020 में ट्रांसफ़र की गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो ट्रांसफ़र हुई प्लानिंग को। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए अरशद के पिछले कोई 6 माह के अंदर हमने उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के ज़रिए 500 अरब रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स जो हैं
वो फाइनलाइज करके उनकी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग करके अप्रूव की है। तो कम पैसे इस्तेमाल करके, टैक्स पेयर का कम पैसा इस्तेमाल करके बहुत बड़ा तरक्याती अमल उसके साथ शुरू किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारी सीपेक अथॉरिटी जो है उसने अपना रिवाइटलाइज किया। अभी आपने देखा जो कामयाबी आपने देखी चाइना के दौरे के अंदर भी, सीपेक के अंदर एक वुसअत आई। सीपेक जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वहाँ पे अब सनत भी उसका हिस्सा बन गई, चीनी सरमायाकारी शुरू हो गई, ज़राअत का नया जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया ग्रुप बना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रुप बना है। तो एक बहुत वुसअत आई है और हमें देखने में नजर आ रहा है कि सीपेक वाकई में एक ब्रॉड रिलेशन चाइना के साथ जो चाइनीज लोन्स है वो भी रीशेड्यूल करने की बात हुई है। तो चाइना के साथ हमने ये बिल्कुल उनके साथ ये बात हुई है कि जो हमारी सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत पॉलिसियां तो पाकिस्तान की हुकूमत ने बनाई थी, जो पिछली हुकूमत बनाई, एक तो हमारे ख्याल में रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा दिया गया, उसके अलावा जो है जितनी ज़रूरत नहीं भी थी उतने भी कारखाने लगा लिए गए, तो एक बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर पड़ा है। वो चाइनीज़ का कसूर नहीं है, वो तो हमारा अपने फैसले थे, लेकिन उसकी वजह से नतीजतन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो उससे डील करने के लिए भी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बातचीत की गई है, उन मायदों को छेड़े बगैर, क्योंकि चीन के साथ हमारी एक बड़ी ब्रॉड रिलेशनशिप है और इसकी मिसाल नहीं मिलती जितनी हमारी क्लोज रिलेशनशिप है। तो उसके अंदर किसी न किसी तरीके से चाइना जो है वो हमारी मदद करने के लिए भी तैयार है, पहले भी की है और मजीद भी मदद करने के लिए तैयार है।